कल हमने शब्द विचार पढ़ा, जिसके अंतर्गत हमने तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्दों के बारे में समझा। आज हम विकारी शब्द पढ़ेंगे। विकारी शब्द, जिसके अंतर्गत हम संज्ञा, पहला टॉपिक हम ले रहे हैं संज्ञा। संज्ञा को जब हम विच्छेद करते हैं तो इसका उच्चारण होता है सम प्लस ज्ञा। मतलब सम का अर्थ होता है सम्यक और ज्ञा का अर्थ होता है जानना। अर्थात किसी के बारे में संपूर्ण जानना संज्ञा कहलाता है। अब यहाँ हम इसे परिभाषित कर लेते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। हमने क्या देखा? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब बात आती है यहाँ पर संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के प्रकार तो मोटे मोटे तौर पर हम यहाँ संज्ञा के 3 प्रकार देखेंगे। पहला आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा आता है भाववाचक संज्ञा। अब हम एक एक करके इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। आखिर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती क्या है? जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, प्राणी या स्थान का बोध होता है वे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध होता है, जैसे कई शहरों के नाम हो गए, नदी, पर्वत आ गए। इन सब के नाम हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत लेंगे। उसके बाद दूसरा आता है जातिवाचक संज्ञा। जो शब्द
किसी प्राणी, पदार्थ, समुदाय, जाति का बोध कराता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। समूह या समुदाय का या जाति विशेष का बोध कराने वाले शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं तीसरा इसका मुख्य प्रकार भाववाचक संज्ञा। जो शब्द गुण, दोष, कर्म, दशा और अवस्था आदि का भाव बोध कराते हैं वे शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। इसके बाद हम यहाँ दो प्रकार और देखेंगे। वो मूल रूप में जातिवाचक में ही है, लेकिन उसको हम यहाँ अलग समझ लेते हैं। द्रव्यवाचक और समूहवाचक। वैसे तो ये जातिवाचक के ही भेद हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। ये दोनों ही जातिवाचक के ही भेद हैं। किसी द्रव्य पदार्थ के बारे में जब बात होती है तो वो द्रव्यवाचक, और समूह, भीड़ या सभा के बारे में कहीं बात होती है वो समूहवाचक संज्ञा के रूप में आता है। परीक्षा में भाववाचक संज्ञा पर प्रश्न जरूर आता है। जातिवाचक शब्दों से भाववाचक शब्द किस प्रकार से बनते हैं, यहाँ हम भाववाचक संज्ञाओं से बनने वाले प्रकारों के बारे में समझेंगे। भाववाचक संज्ञाएं पांच प्रकार के शब्दों से बनती है। 5 प्रकार के शब्दों से बनती है। ये 5 प्रकार के शब्द कौन कौन से हैं, यहाँ हम देखेंगे। पहला जातिवाचक संज्ञाओं से जैसे जातिवाचक संज्ञा है लड़का, इसका भाववाचक शब्द बनेगा लड़कपन। मित्र, मित्रता भाववाचक। पशु, पशुता। चिकित्सक,
चिकित्सा। दूसरा प्रकार है विशेषण से। जैसे चतुर विशेषण है, भाववाचक संज्ञा बनेगी चतुराई। मीठा विशेषण है, मीठा, भाववाचक संज्ञा बनेगी मिठास। भूखा, भूख, एक, एक का बनेगा एकता। इस प्रकार से विशेषण से भाववाचक संज्ञाएं बनेगी। तीसरा यहाँ हम समझेंगे अवयव से। अव्यय, अव्यय का अर्थ होता है जो खर्च न हो सके। निकट, इसकी भाववाचक संज्ञा बनेगी निकटता। नीचे, नीचता। जल्दी, जल्दबाजी। चौथा जो रूप आता है उसमें क्रिया से भाववाचक संज्ञा। उदाहरण देख लेते हैं हम। बोलना, भाववाचक संज्ञा बनेगी बोल। रोकना, भाववाचक संज्ञा होगी रोक। गरजना, गर्जना। आमंत्रित, आमंत्रण। इस प्रकार से क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनेगी। अंतिम है पांचवा जो प्रकार है सर्वनाम से। यहाँ हम उदाहरण से समझते हैं। निज, निजत्व, भाववाचक संज्ञा में निजत्व। अपना, अपनापन। इसी प्रकार सर्व, सर्वस्व। मम, ममत्व। ये हमने देखा आज भाववाचक संज्ञाएं कितने प्रकार से बनती है। संज्ञा के प्रकारों को हमने समझा। हम एक बार इसका दोहरान कर लेते हैं। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा मुख्य रूप से 3 प्रकार की है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक और भाववाचक।
व्यक्तिवाचक संज्ञा उसे कहते हैं जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध होता है। जातिवाचक किसी समूह, समुदाय या प्राणी, पदार्थ आदि के बारे में जहाँ बोध होता है वो जातिवाचक। भाववाचक जो शब्द, गुण, दोष, कर्म, दशा, अवस्था, आयु आदि का बोध कराते हैं वे भाववाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। यहाँ हमने देखा द्रव्यवाचक और समूहवाचक ये जातिवाचक के ही भेद हैं, जिसे हमने यहाँ समझा। द्रव्यवाचक शब्दों का बोध कराते हैं, समूहवाचक शब्दों का बोध कराते हैं। इस प्रकार से हमने संज्ञा को समझा। भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार से बनती है। जातिवाचक संज्ञा शब्दों से, विशेषण से, अवयव, क्रिया से और अंत में सर्वनाम से। तो आज हमने संज्ञा के बारे में पढ़ा। मिलते हैं अगले वीडियो में। सर्वनाम के ऊपर, सर्वनाम को समझने के लिए हम विस्तार से उसके बारे में अध्ययन करेंगे। वीडियो में जानकारी अच्छी लगी हो तो सभी साथियों तक पहुंचाएं और उन्हें भी व्याकरण के इन बिंदुओं को समझने में मदद करें। धन्यवाद।